नमस्कार। अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से ही हम विज्ञान की श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारा मुख्य विषय होगा वो बायोलॉजी रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। देखिए कि विज्ञान शब्द जो है उसे इंग्लिश में साइंस कहा जाता है। ये साइंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी जानना। अब बात करते हैं कि विज्ञान जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के विज्ञानम से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। तो हम किस प्रकार से विज्ञान शब्द को परिभाषित कर सकते हैं कि देखिए, मनुष्य जो है प्राचीन काल से ही प्राकृतिक वस्तुओं पर अध्ययन करता आ रहा है, उन पर प्रयोग करता आ रहा है, जिससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है या जो परिणाम प्राप्त होता है उसे ही विज्ञान कहते हैं। तो इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोग द्वारा प्रमाणित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। तो मोटे तौर पर विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक विज्ञान, जिसे नेचुरल साइंस भी कहा जाता है, और दूसरा है भौतिकीय विज्ञान, जिसे फिजिकल साइंस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी तथा वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहा जाता है, तथा इन दोनों को सम्मिलित रूप से जीव विज्ञान कहा जाता है, जो कि यही हमारा मुख्य विषय रहेगा। तथा भौतिकीय विज्ञान को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला है रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री कहा जाता है, तथा दूसरा भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिक्स कहा जाता है। तो अब बायोलॉजी शुरू करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीव और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, इस पृथ्वी पर जितनी भी जीव हैं, प्रकृति में जितने भी जीव पाए जाते हैं, वह एक विशेष प्रकार की संरचना से उनका शरीर बना होता है। उस संरचना को कहा जाता है कोशिका। तो देखते हैं कोशिका क्या है। कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल कहा जाता है। सेल शब्द जो है वो सेला से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। अब विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका विज्ञान कहलाती है, जिसे साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए, अब यहाँ पर दो शब्द आते हैं, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। इन दोनों में क्या अंतर है कि जो साइटोलॉजी है वो उसके अंदर कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में केवल कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है कि उसकी संरचना किस प्रकार की है, उसमें किस प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, केवल उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तथा जो सेल बायोलॉजी है उसमें संरचना के साथ साथ कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब अगर इसे परिभाषित करते हैं तो किस प्रकार परिभाषा दी जाएगी इसकी कि सेल, कोशिका क्या है? कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। संरचनात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका जो है, जो जीव है जिनका शरीर जो है पूरी तरह से कोशिका से बना होता है, जीवों का शरीर कोशिका से बना होता है, यानी कि उनकी जो संरचना है, जीव की संरचना जो है, जीव के शरीर की संरचना जो है वो कोशिका से बनी होती है। इसलिए इसे संरचनात्मक तथा क्रियात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका, जीव के शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, चाहे वो श्वसन क्रिया हो, पाचन हो, चाहे उत्सर्जन हो, वो सारी की सारी क्रियाएं जो होती है उन्हीं कोशिकाओं में संपन्न होती है। इसीलिए इसे क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है कि ये जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सजीव का जो शरीर है
वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी सजीव का शरीर पूरी तरह से कोशिकाओं से निर्मित होता है। कोशिकाएं आपस में मिलकर सजीव का शरीर का निर्माण करती है, इसलिए इसे जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी जो जीव हैं कोशिका से ही बने हैं। इस पृथ्वी पर या प्रकृति में जितने भी सजीव पाए जाते हैं उनका शरीर जो होता है वो कोशिका से बना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कोशिका की खोज की। तो सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज की थी वो एक वैज्ञानिक हुए थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने कोशिका की खोज की थी। सन 1665 में इसकी खोज हुई थी, लेकिन वो जो कोशिका थी वो मृत कोशिका थी। इन्होंने अपने ही द्वारा स्वयं द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप द्वारा एक लकड़ी के काट के अंदर इन्होंने इसकी खोज की। इन्होंने एक लकड़ी का काट लिया, जिसे हम अपनी सामान्य भाषा में कॉर्क या ढक्कन भी कहते हैं। उसमें इन्होंने देखा कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ कंपार्टमेंट बने हुए थे इस तरह से। लेकिन ये कंपार्टमेंट यानी कि जो लकड़ी जो थी वो सूखी हुई थी, इसलिए जो कोशिका थी वो मृत प्रकार की थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की या कोशिका की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की तथा सन 1665 में की थी। अब बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी और सन 1674 में की थी। ठीक है, ये जो खोज हुई थी वो जलीय जीव जैसे कि स्पर्मेटोजोआ, बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ आदि जो तालाब में तैर रहे थे उनमें इन्होंने इसकी खोज की थी। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जो कोशिका विज्ञान है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, इसलिए रॉबर्ट हुक को ही कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाएगा। अब बात करते हैं कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका के आधार पर जीव जो होंगे वो दो प्रकार के होते हैं। पहला अकोशिकीय जीव और दूसरा कोशिकीय जीव। अकोशिकीय जीव यानी कि ऐसे जीव जिनमें किसी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती है, उसे अकोशिकीय जीव कहते हैं। इसका उदाहरण है वायरस, जिसे हम विषाणु भी कहते हैं। वायरस में किसी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती है, किंतु फिर भी इसे सजीव कहा जाता है। इसके बारे में हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। दूसरा है कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, या ये कह सकते हैं कि उनका शरीर जो है वो हजारों करोड़ों कोशिकाओं का या एक कोशिका का बना होता है, उन्हें कोशिकीय जीव कहा जाता है। उदाहरण मानव, पादप, जानवर जैसे हाथी, घोड़ा, बिल्ली, ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। अब देखते हैं कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका की संख्या के आधार पर जो है जीव दो प्रकार के होंगे, एक कोशिकीय जीव व बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का अर्थ है कि ऐसे जीव जिनका शरीर जो है केवल एक कोशिका का बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये जीव जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। उदाहरण देखें इसके तो यूग्लिना है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है आदि इसके उदाहरण हैं। बहुकोशिकीय जीव किन्हें कहेंगे? कि ऐसे जीव जिनका शरीर 2, 4 या हजारों करोड़ों कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे मनुष्य हैं, पादप, जीव जंतु आदि। अब बात करते हैं कि जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो आइए देखते हैं। देखिए कि जो जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका जो है वो है माइकोप्लाज्मा, यानी कि सबसे छोटी कोशिका जीव जगत की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे छोटी कोशिका जो होगी वो माइकोप्लाज्मा होगी। तथा जीव जगत की सबसे बड़ी जो कोशिका होगी वो होगी शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर की यानी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो देखिए
कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है अंड कोशिका। ये अंड कोशिका क्या है? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जो केवल और केवल मादा के शरीर में इसका निर्माण होता है। तथा बात की जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो होगी शुक्राणु यानी स्पर्म। स्पर्म ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक है, अब बात की जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। देखिए, ये है सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल, और ये है सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल। यानी कि जो सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो वो होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो देखिए कि अगर मनुष्य की ये पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। क्यों होगा? क्योंकि जो अंड कोशिका है वो केवल और केवल मादा के शरीर में पाई जाती है, ये नर शरीर में नहीं पाई जाती है, केवल और केवल मादा के शरीर में पाई जाती है। इसलिए अगर ओवरऑल पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो तंत्रिका कोशिका ही इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं कि विकास के आधार पर कोशिका जो है कितने प्रकार की होती हैं। तो विकास के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए, यहाँ पर जो प्रो है, प्रो का अर्थ होता है प्राचीन, प्राचीन या पुराना, यानी कि इसके अंदर जो केंद्रक होगा, कैरियोट का मतलब केंद्रक, जो इसके अंदर जो केंद्रक होगा वो प्राचीन प्रकार का यानी कि पुराने प्रकार का होगा, ओल्ड होगा। और यूकैरियोटिक के जो होती है कोशिका, उसके अंदर जो केंद्रक होगा वो नवीन प्रकार का होगा। अब देखिए, इसके कोशिकांग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कोशिका का एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ कि कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। तो जो कोशिका होती है उसके अंदर जितना भी सामान पाया जाता है, जितनी भी चीजें होती है, कोशिका के अपने कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ कोशिकांग होते हैं, उन सब को ढके रहने के लिए या उन सब को बांधे रखने के लिए उसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। झिल्ली जो इसके अंदर जितना भी द्रव्य भरा होता है उन सभी को ये बांधे रखती है। अब ये तो होती है कोशिका झिल्ली, जो केवल और केवल सजीव कोशिका के अंदर ही पाई जाएगी। लेकिन सजीव कोशिका के अंदर तो पाई जाएगी, जैसे कि जंतु कोशिका के अंदर पाई जाएगी। ये जो कोशिका झिल्ली होगी केवल जंतु कोशिका के अंदर पाई जाएगी। लेकिन जो पादप कोशिका होती है उसमें इस कोशिका झिल्ली के चारों तरफ एक और झिल्ली पाई जाती है, या एक और भित्ति पाई जाती है, एक और आवरण पाया जाता है, उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, जिसे हम कहेंगे कोशिका भित्ति। अब बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य भरा होता है, यहाँ पर जो द्रव्य भरा होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो उसमें जो एक मुख्य अंग पाया जाता है, कोशिकांग पाया जाता है, वो होता है केंद्रक। केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक जो होता है इस कोशिका का नियंत्रण अंग होता है, जो कोशिका का नियंत्रण करता है। तथा इसके अलावा इसके अंदर कुछ द्रव्य भरा होता है जिसमें अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। इन सभी के बारे में हम अगली कक्षाओं में अच्छे से चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये होता है कोशिका। अब देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है कि कोशिका भित्ति। अब देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो देखिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की बनी होती है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये तो हो गया पहला अंतर।
अब बात करते हैं इसके कोशिकांग की, कि जो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो किसमें उपस्थित होते हैं और किसमें अनुपस्थित होते हैं। देखिए, अगर बात की जाए कि जो कोशिकांग हैं वो सभी जो कोशिकांग होंगे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहेंगे और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहेंगे। पहला कोशिकांग लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। ये जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उपस्थित रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं ER, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में अंतःप्रदवी जालिका कहा जाता है। जो ये ER है, जैसा कि हमने कहा कि कोई भी कोशिकांग होगा वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहेगा और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहेगा। तो देखिए, जो ER है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब देखिए, जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का होता है, S यानी सब यूनिट। तो 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम, जिसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है कोशिका की। तो लाइसोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है केंद्रक झिल्ली। देखिए, केंद्रक झिल्ली जो होगी वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाएगी। इसका अर्थ है कि जो केंद्रक के अंदर जो भी इसका द्रव्य या जो भी इसका पदार्थ होगा वो बंधा नहीं रहेगा इस कोशिका झिल्ली से, और ये कोशिका के अंदर स्वतंत्र रूप से रहेगा। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली जो है वो उपस्थित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्जी काय की। तो गोल्जी काय जो होगा वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होगा तथा यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।